हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज की कक्षा में आपसे हम कुछ स्पेशल बातचीत करने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय बिहार में जो है भर्तियों का बम्पर भर्ती आ रही है और बिहार में कुछ बाहर आया हुआ है। तो बिहार में आप अपने कामयाबी को कैसे सफल कर सकते हैं और बिहार में आप अपनी एक सीट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी बात को लेकर हम आप लोगों से चर्चा करने आए हैं। और आपको हिंदी विषय में जो है किस प्रकार का सिलेबस है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम बात करते हैं कि ये स्टेट का एक एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था देखिएगा ज़रा। इसमें लिखा है कि एग्ज़ाम डेट जो है 10/9/2023, 10/9/2023 को जो ये स्टेट एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के लिए। आप जानते हैं जो बिहार में स्टेट का एग्ज़ाम होता है वो जो है 2.5 घंटों का होता है। कितने घंटों का होता है? 2.5 घंटों का होता है। तो इसमें आप इससे यह पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे यह पता चलेगा कि आपको जो है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये है माध्यमिक हिंदी शिफ्ट 1 का। तो इसमें देखेंगे ज़रा, यानी ये आपका किसका है? टीजीटी का है। किसका है? टीजीटी का है। टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, आइए हम देखते हैं ज़रा। अब इसमें देखिएगा कि अब इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है ये क्या कह रहा है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। कह रहा है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि स्वर का स्वर से जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होता है। कौन सा संधि होता है? वहाँ पर स्वर संधि होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करते हैं, छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। जी, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संज्ञा संधि। मित्रों, जो ये संज्ञा संधि होती है तो संज्ञा कोई संधि नहीं होती है। समझ रहे हैं? संज्ञा कोई संधि नहीं होती है, इतना बात रखें। संधि कितने होते हैं तो आपको बताना है। 3 संधि होती हैं। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल कराया जाता है वहाँ पे स्वर संधि होता है। जहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से मेल कराया जाता है वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। व्यंजन में एक चीज़ और है, अगर आपको जो है इसमें क्या होता है स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। यदि स्वर के बाद व्यंजन आता है तब भी आपके क्या होगा? तब भी आपका जो है व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन 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 संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। इतना ध्यान दें। ठीक है, अब देखें विसर्ग का क्या होता है। विसर्ग का होता है कि भाई स्वर के बाद विसर्ग आता है तो भी आपका जो है विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आया था देखिएगा जरा। दूसरा क्वेश्चन था विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद विकल्प नंबर 1 है विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विधाधन लय, विद्यधन लय। तो आप देखेंगे कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाला? विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। जैसे आप लोग क्या हुआ कि कभी कभी हम लोग नहीं जान पाते हैं, कभी कभी हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन सा संधि होगा, कौन सा संधि होगा। तो संधि को जो है ना थोड़ा सा तोड़ना सीखिएगा। क्या करना सीखिए? थोड़ा सा तोड़ना सीखिए। हम इसको तोड़ते हैं, देखिए ज़रा। जैसे मान लीजिए विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। अब देखिए ये हो गया विद्या धन आलय। क्या हो गया? विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए संधि का नियम है कि इसमें जो 2 पद हैं दोनों में पहले का अंतिम वर्ग और दूसरे का पहले वर्ग से मेल कराया जाता है। देखिए विद्या का जो लास्ट में है वो क्या निकलेगा? यहाँ पे बड़ा आ निकलेगा। आलय का निकाल लीजिए, क्या बड़ा आ निकल गया। तो बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। विद्या में आ निकला है
तो बचेगा क्या, आप जानते हैं, इसमें बच जाएगा विद प्लस आ जो यहाँ है इसको यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद आलय में आ निकल गया है, क्या निकल गया है, आ, आलय में आ निकल गया है, तो क्या बचेगा, लय बचेगा। क्या बचेगा, लय बचेगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, ये हो गया विद, क्या होगा विद, इसमें आ जब यहाँ आएगा तो आ का मात्रा लगा दीजिए, प्लस लय हो गया, क्या हो गया, लय हो गया, बराबर विद्यालय हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें हम कौन सी संधि है, तो इसमें आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ है। कौन सा है, दीर्घ, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है, राइट। तो इसमें दीर्घ संधि है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा देखिए आराम से। ये देखिए सर्वोत्तम, अब क्या है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो जो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें ऑप्शन है सर्धन बोतम, दूसरा है सर्वोधन तम, तीसरा ऑप्शन है सर्वधन उत्तम, और डी ऑप्शन आपके सामने है सर्वोत धन मा। तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया जो है आपका हो गया सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम। अब देखिए कैसे होता है सर्वोत्तम, इसको ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ये आपका हो गया सर्व, क्या हो गया, सर्व प्लस उत्तम, क्या बन गया, उत्तम बराबर सर्वोत्तम हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। आइए, उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है मित्रों, उच्चारण का संधि विच्छेद, इसमें ऑप्शन दिया है उत्धन चारण, यहाँ पे हो गया उत्धन चारण, यहाँ पे होगा उच्च धन रण, यहाँ पे हो गया डी नंबर में ऊंचा धन रण। तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा उत्धन चारण। कौन सा होगा, उत्धन चारण होगा, राइट। अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो इसमें देखा जाए तो लिखा है मता धन ओजस्वी, ये तो आपका हो गया गलत। फिर लिखा है महोधन जस्वी, ये भी आपका गलत हो गया। माधन हौजस्वी, ये भी गलत हो गया। महौज धन अश्वी, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। मित्रों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है, महोजस्वी का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, वो होता है महा, क्या होता है, महाधन ओजस्वी, क्या होता है, ओजस्वी, क्या होता है, महाधन ओजस्वी, क्या होता है, महाधन ओजस्वी होता है। देखिएगा जरा क्या होता है, महाधन ओजस्वी होता है। इधर देखिए, मान लीजिए हमको कैसे पता चला कि महोजस्वी का संधि विच्छेद महाधन ओजस्वी होगा। आइए देखते हैं, महा प्लस ओजस्वी, क्या हो गया, ओजस्वी, क्या हो गया, महाधन ओजस्वी हो गया। महा में क्या निकलेगा, बड़ा आ निकाल लीजिए, और ओजस्वी का क्या निकाल लीजिए, ओ निकाल लीजिए। आप जानते हैं आ और ओ मिलकर के क्या बनते हैं, औ बनते हैं। क्या बनते हैं, औ बनते हैं। महा में आपने आ निकाल लिया तो क्या बचेगा, मह बचेगा, हलंत लगा दीजिए। और उसके बाद ये औ है, औ को आप यहाँ पे लिख लीजिए, औ है प्लस, फिर ओजस्वी में ओ निकल गया है तो क्या बचा है, जस्वी बचा है। क्या बचा है, जस्वी बचा है। क्या बचा है, जस्वी बचा है। अब हम इसी को जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने के बाद
महोजस्वी आता है तब तो हमारा संधि विच्छेद सही होगा, अन्यथा की स्थिति में गलत होगा। देखिएगा, जोड़ते हैं, लिखते हैं मह, अब अव को यहाँ जोड़ लीजिए, क्या हो गया, महव हो गया। और जशबी को जोड़ लीजिए, जशबी, क्या जोड़ लीजिए, जशबी जोड़ लीजिए, ये आपका बन गया महोजस्वी। इसका मतलब है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ओजस्वी होगा। अच्छा, महोजस्वी में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो महोजस्वी में कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। इधर देखें, समास का अर्थ क्या होता है। आप लोगों के सामने छठा प्रश्न है, समास का अर्थ क्या होता है। दिया है समास का अर्थ विस्तार होता है, ए नंबर विस्तार होता है, बी नंबर समास का होता है संक्षेप, सी नंबर में दिया हुआ है लंबा, डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, समास का जो अर्थ होता है, उस समास का अर्थ क्या होता है, वो होता है आपका संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है। अर्थात समास में लंबे लंबे पदों को छोटा किया जाता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। हाँ जी मित्रों, तो जिस समास का पहला पद, कहते हैं ना कि पहला पद यदि संख्यावाची शब्द होगा तो उसका आंसर आपको क्या मानना पड़ेगा, द्विगु समास। द्विगु समास में जो है संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची। अच्छा, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होता है, कर्मधारय में होता है जहां पर क्या हो, विशेष हो। क्या हो, विशेष, विशेष और विशेषण। क्या हो, विशेष और विशेषण। क्या हो, विशेष और विशेषण। कहा जाता है विशेष विशेषणम बहुलम च कर्मधारय समास, अर्थात जहां पर विशेष विशेषण हो, है ना, और क्या हो, हाँ, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक होगा। हाँ मित्रों, अगर पहला पद संख्यावाचक है जिस समास का, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, द्वंद्व समास का नियम ही है कि इसमें भाई दोनों पद जो है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे माता चा पिता चा, भाई बहन, दाल रोटी, रोटी बोटी, जो भी हुआ इसमें द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद। अब ध्यान दें, जहां पर विशेष विशेषण दिखे आंख मूंद कर का आपको कर्मधारय समास मारना है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। हाँ मित्रों, आप चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हो गया, 8 नंबर की तरफ चलते हैं हम। अगला यहां पर आ गया 8 नंबर क्वेश्चन। लिखा है घनश्याम में कौन सा समास होता है। मित्रों, जो बिहार है, बिहार में जो बाहर है, व्याकरण टीजीटी में ओनली वन जो यस टेट का एग्जाम होता है, व्याकरण यदि आपका मजबूत है तो आप अपने सब्जेक्ट से यस टेट क्लियर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में बहुत कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अपने आप में है
कि अपने आप को जीत के लिए जो है आगे आप लोग बढ़ जाइए और निरंतर प्रयास करते रहिए। कहा जाता है कि जिसके जीवन में रेगुलरिटी और टाइम पंचुअलिटी होता है वह इंसान अपने कामयाबी में चार चांद जल्द लगा लेता है। तो इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं आपके टीजीटी के बेस पे जो आया हुआ है उसमें व्याकरण के ही प्रश्न बहुत अधिक हैं, है ना। अब देखते हैं घनश्याम में कौन सा समास है। अगला 8 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है घनश्याम में कौन सा समास है। देखें लिखा है द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो आप देखिएगा घनश्याम, घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर यहां पर ऑप्शन होगा, देखिएगा ए दिया है द्वंद्व समास, बी दिया है अव्ययभाव समास, सी दिया है बहुव्रीहि समास, डी दिया है कर्मधारय समास। देखें यहां पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो हो रहा है आपका बहुव्रीहि समास हो रहा है। कौन सा समास हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो रहा है। अगर यहां पर बहुव्रीहि समास नहीं होता तब हम कर्मधारय समास की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुव्रीहि यदि ऑप्शन में है तो आपको बहुव्रीहि समास ही मारना है। अब देखें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको बताना है कि प्रथम पद, कौन सा, प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान, प्रधान कौन सा पद, प्रथम पद प्रधान। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होगा वहां पर अव्ययभाव समास होगा। अब देखिए बहुब्रीहि समास की कुछ नियम देख लीजिए। बहुब्रीहि समास होगा कहां पर, जहां पर जो है ना तो पहला पद प्रधान हो ना तो दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो। कौन सा पद, अर्थात कह सकते हैं तीसरा, तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान अर्थात अन्य पद। कौन सा पद, अन्य पद। इसमें बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। इसमें जो कर्मधारय समास दिया है आपने हमने बता ही दिया, चर्चा कर ही लिए थे कि भाई जहां पर विशेष विशेषण आएगा वहां पर हम लोग कर्मधारय समास मार लेंगे। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर में देखेंगे इसमें लिखा है कि तमदाता शब्द में समास है। मित्रों अगर आपको यष्टिट निकालना है तो व्याकरण जो है मजबूत कर लीजिए। व्याकरण में जैसे हो गया वर्गमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, है ना, मुहावरा, लोकोक्ति, प्रायवाची, अनेकार्थक, वाक्य शुद्धि, इतने टॉपिक यदि आपके कंप्लीट हैं तो यह स्टेट तो चुटकियों में निकल जाएगा। राइट, अब देखिए सारे व्याकरण के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तमदाता शब्द में समास है। तमदाता यानी तम का दाता, अर्थात कह सकते हैं जहां पर तम का दाता अर्थात जहां पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं, अर्थात जहां पर दूसरा पद जो है प्रधान होता है वहां पर आपके तत्पुरुष समास होते हैं। प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, पहला पद संख्यावाची द्विगु समास। अगर कारक चिन्ह बीच में आ रहा है, दूसरा पद यदि प्रधान हो रहा है तो वहां पर आपको जो है आंख मूंद करके तत्पुरुष समास लगा देना है। तो यहां पर तमदाता में तत्पुरुष समास होगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। जलज, कौन सा शब्द आ गया यहाँ पे, जलज आ गया। देखिए बहुत अच्छा शब्द है जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला। जलज यानी जल धन जा, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। कौन, कमल होता है। न तो यहाँ पे पहला पद प्रधान हो रहा है न तो दूसरा पद प्रधान हो रहा है, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो जहां पर तीसरा पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है मित्रों, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर बहुव्रीहि समास है। अव्ययभाव समास तो होगा नहीं क्योंकि पहला पद इसमें प्रधान नहीं दिख रहा है और ना ही अव्यय है। कर्मधारय समास अर्थात विशेष विशेषण भी नहीं दिख रहा है। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। यहां पर जो है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि गद्यांश जो है आपको पूरा भर भर के नंबर देता है। क्या करता है? भर भर के नंबर गद्यांश आपको देता है, क्योंकि गद्यांश में ही आपके प्रश्न के सारे उत्तर मिलते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम गद्यांश को देखते हैं। क्या देखते हैं? गद्यांश को देखते हैं। देखो, अब इसमें लिखा है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। गद्यांश क्या कहता है? लिखा है भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है अर्थात रक्षक है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। ये है खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बहार, इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। प्रत्येक व्यक्ति भारत माँ का सपूत है अर्थात पुत्र है, सबकी प्रिय है। अब देखें प्रश्न में भारत माता अर्थात फसलें और पके फल, इसमें लिखा है देखिए यहां पे लिखा है फसलें और पके फल किसकी देन है? ध्यान दें, फसलें और पके फल नदियों की देन है, क्योंकि गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी आदि नदियां जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। अर्थात जब शोभा बढ़ाएंगी तब क्या हो जाएंगी? नदियां हमारे देश की शोभायमान प्रफुल्लित सबसे ऊर्जा प्रदान करने वाली ये होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा नदियां अर्थात नदियों की। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? फसलें और पके फल किसकी देन है? तो आप बताएंगे नदियों की देन है। राइट, आगे चलते हैं। अगला गद्यांश क्या कहता है? अगला गद्यांश कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है, कह रहा है कि थोड़ा सा देखेंगे इसमें। यहां पे कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। अर्थात दूसरों का हित चाहना ही सच्ची मानवता है। इस गद्यांश में से बताया गया है यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता ये सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है यहाँ पे कि मनुष्य जो है अपनी क्षमता के अनुसार परहित कर सकता है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है अर्थात दूसरों की सहायता कर सकता है। ये बात सही है कि मनुष्य अपने क्षमता के अनुसार ही समझता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना ही वह समझ पाता है। हाँ, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई करता है। ये बात तो सच है। यदि किसी से प्रेम है, आपको तन से, मन से, धन से करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। यहीं पे बताया गया किसी की भलाई करें, किसी का उपकार करें तो स्वार्थ में ना करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, क्योंकि सेवा सर्वोत्तम सुख है। जो सेवा करना सीख गया वह इंसान परमात्मा का एक अंश बन जाता है। अर्थात वह जीवात्मा परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ललायित हो जाता है। अर्थात उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है तन से, मन से, धन से अथवा तीनों से
दूसरों की भलाई कर सकता है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति भी परहित है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति भी परहित है, दूसरों का हित है, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। अब देखिए ईसा मसीह की बात करते हैं, लिखा है गद्यांश में, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं बनाए। जो ईसा मसीह हैं, यहूदियों का जो राजा है, उन्होंने लोगों का उद्धार किया। वे अपने पापों का, मनुष्यों ने जो पाप किया था, इन पापों को छिपाने के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान हो गए। आप जानते हैं ये क्रूस का निशान है, इसी पर जो है यीशु मसीह अपने आप को जो है कुर्बान कर देते हैं। मित्रों, तो ऐसी कुर्बानी संपूर्ण संसार में याद रखी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने, उनका नाम ईसा मसीह था, ईसा मसीह ने लोगों का क्या किया? उत्थान किया, उन्हें उठाया, उन्हें समझाया, उन्हें बचाया, संसार में एक नई आइडेंटिटी बना दिया, उनकी एक नई छाप बना दिया। क्योंकि ईसा मसीह जिस रास्ते से जाया करते थे, वहां पर लोग उनके पीछे पीछे चला करते थे। अब बात करते हैं अशोक सम्राट की। अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। भगवान राम ने किसका संहार किया? शक्तिशील सौंदर्य के भंडार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किसका संहार किया मित्रों? तो राक्षसों का संहार किया था। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति जिस इंसानों में आ जाए, वह भी इस धरती पर जीने योग्य नहीं है। तो भगवान राम लला ने राक्षसों का उद्धार किया था। यहां प्रश्न है कि भगवान राम ने किसका संहार किया? तो भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया। राइट। अगला क्वेश्चन फिर इसमें कह रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि सुख दुख, यहां पे लिखा है कि सुख दुख कौन समास है? सुख दुख अर्थात सुख दुख में कौन सा समास है, यही बताना है आपको। क्या कह रहा है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। मित्रों, हमने आपको बताया था कि जहां पर जो है दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह भी लगे, तो वहां पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे हो गया राम सीता, राम सीता ना, तो यहां पर योजक चिन्ह लगा है। इसमें देखिए ना, सुख दुख में भी आपके योजक चिन्ह दिखेंगे, यहां पर योजक चिन्ह जो है लगा हुआ है। राइट। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों देखिए, इसमें देखिएगा ये जो गद्यांश हैं, ये अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है। बीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये भी जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गया, उनमें गद्यांश आना ही है। गद्यांश को बड़ी धैर्यता के साथ सॉल्व किया जाता है, क्योंकि गद्यांश में ही प्रश्न रहते हैं, उनके भाव रहते हैं। उसको बेहतर से पढ़ें और अंडरलाइन करते चलें, अंडरलाइन के साथ साथ उसको अपना जो है धीमे धीमे सॉल्व करते चलें, क्योंकि यहां से जो है अगर नंबर आपका गड़बड़ हुआ तो आप जो है आपका नंबर कम हो जाएगा। अब देखो यहां पर दिनकर की ये पंक्ति है जो है रसीम रथी से, क्या कहता है? जरा हम गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। यहां पर लिखा है मैथिली श्रगुप्त ने, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण बिंध से बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। और क्या कहते हैं? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम,
यहां पर बताए वासुदेव श्री कृष्ण 16,000 पत्नियों के सिंगलपति वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध को बचाने का भी काम किया। वो संदेशा लेके आते हैं दुर्योधन के पास, लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब अहंकार और गुरूर में आ जाता है तो वह इंसान अपना सब कुछ खो देता है। इसमें लिखा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है। घमंड, क्रोध, विरोध, जलन, फूट वैरभाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये इंसान को तोड़ देता है और इंसान नीचे दब जाता है। इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए, हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए। कहा गया है बिन सोचे जो करें सो पाछे पछताएं, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए इंसान को सोच समझ कर काम करना चाहिए। इसमें लिखा है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण बिंदुष्य बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 गांव की बात करते हैं। कितने गांव की बात करते हैं? 5 ग्राम। कहते हैं यदि तुम मुझे 5 ग्राम दे दोगे, 5 गांव दे दोगे तो हम पांडवों को संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, धरती, अपनी धरती तमाम, अर्थात कहते हैं अपनी धरती जो है उस धरती मां का केवल 5 ग्राम मांगा जा रहा था, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। कह रहे हैं कि रखो अपनी धरती तमाम, वह भी खुशी से खाएंगे, फिर परिजन पर हंसी न उगाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला था, असहाय साधने चला था। कहा गया है जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक के मर जाता है। अब कह रहा है कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? श्री कृष्ण को बंदी बनाना, युद्ध को टालना, पांडवों को जीतना जो है संधि का प्रयास मानना। यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? श्री कृष्ण को बंदी बनाना, क्योंकि श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था दुर्योधन। दुराचारी दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि साक्षात भगवान है, भगवान को बंदी थोड़ी ना बनाया जा सकता है। ओ चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए लिखा है, वही बात है, भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसमें देख रहा है भगवान, भगवान का पर्यायवाची है, तो इसमें दिया है प्रभु भी होता है भगवान का पर्यायवाची, ईश्वर भी होता है, परमात्मा भी होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे आप लोग? उपयुक्त सभी। देखिए गद्यांश पूछा जाता है जो है बिहार में, तो आप लोग गद्यांश को बेहतर से पढ़ने का प्रयास करेंगे अच्छे से, क्योंकि गद्यांश में हड़बड़ाहट के साथ नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि गद्यांश वाला क्वेश्चन आपको गड़बड़ नहीं करना है। राइट। लिखा है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे आप देखिएगा ये क्या है? राम। राम क्या है? राम। अब देखिए राम क्या है? तो राम एक शब्द है। अगर हम कहें राम आम खाता है, क्या है? खाता है। राम आम खाता है। राइट। अगर हम पूछे राम आम खाता है वाक्य में राम क्या है, तब अब यहां पर राम शब्द नहीं हुआ, अब राम यहां पर पद हो गया। क्या हो गया? पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द शब्द नहीं रह जाता, बल्कि पद हो जाता है। क्या हो जाता है? पद हो जाता है। जैसे कोई लड़का है, जब उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, कोई लड़की है उसकी शादी हो जाती है तो बहू बन जाती है कि नहीं? किसी की पतोहू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है ना। तो इस प्रकार जो है यहां पर इसका प्रमोशन हो गया, राम का प्रमोशन हो गया कि राम आम खाता है। वाक्य में जो राम है वो पद है। यहां पे दिखा वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो जो शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बताइएगा कि पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ओके आगे चलते हैं।
अगला हाँ इसमें दिया है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है चेतावनी है, क्योंकि देखिए जो विस्मय, अगर चेतावनी नहीं होता तो विस्मय मारते हैं हम, ठीक है, क्योंकि विस्मय का जो भाग है वो है चेतावनी, क्योंकि यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। कुछ लोग सोचते होंगे कि जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगने के कारण विस्मय होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा भूल मत करिएगा, क्योंकि विस्मय का ही भेद क्या है, चेतावनी। राइट, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन करा है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है। अर्थात जो चाकू यहाँ पे आया हुआ है वो किसके संदर्भ में आया है। आप लोग कारक पढ़े होंगे, कारक हिंदी में कितने होते हैं, तो कारक हिंदी में होते हैं 8। तो 8 कारक में तीसरा कारक है आपका कौन सा होता है। देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है मोहन चाकू से सेब काट रहा है। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पर किसी कार्य को करने के लिए साधन का प्रयोग किया जाए तो वहां पर करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। मित्रों यहां पर कौन सा कारक है, तो यहां पर करण कारक है, क्योंकि देखेंगे मोहन चाकू से, अच्छा सेब जो काटा जा रहा है वो किससे काटा जा रहा है, चाकू से। किससे, चाकू से। तो सेब काटने में जो प्रयुक्त किया गया साधन है वह क्या है, चाकू है। क्या है, चाकू है। अर्थात यहां पर किसी कार्य को करने के लिए किसी का माध्यम लिया गया है, जिसके कारण यहां पर करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। राइट, आगे चलते हैं करा है 19 नंबर क्वेश्चन में, उसका भाई व्यापारी है, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक को कहते हैं उद्देश्य, दूसरे को कहते हैं विधेय कहते हैं। मित्रों जो उद्देश्य होता है और जो विधेय होता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। कौन सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो उस उद्देश्य और विधेय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, उसका भाई, यहां पे कह रहा है उसका भाई व्यापारी है। उसका भाई अर्थात किसका भाई, अर्थात कोई उसका नाम होगा। तो अर्थात जो उसका भाई है, उसका भाई ये आपका हो गया उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और ये जो व्यापारी है, व्यापारी है वो आपका हो गया विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। देखिए ऑप्शन में कहीं पर व्यापारी है, तो ये जो व्यापारी है तो व्यापारी को हम क्या मान लेंगे, विधेय मान लेंगे। राइट, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बपौती में मूल शब्द है, बपौती में मूल शब्द है। तो आप जानते हैं बपौती में जो मूल शब्द है वो बाप है। क्या है, बाप है। बपौती में मूल शब्द है। तो बाप धन अवती, बपौती में अवती प्रत्यय लगने के कारण यहां पर जो बाप शब्द है वो क्या होगा, मूल होगा। तो देखो बाप किस में है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस में है। तो आप देखेंगे जो बाप है वो विकल्प नंबर बी में है। भैया बाप है। बाप कैसा होना चाहिए, बाप ऐसा होना चाहिए कि बच्चा को देख ले तो एक बार हालत खराब हो जाए। किसके मामले में, पढ़ाई के मामले में, है कि नहीं। खिलाओ पिलाओ जो मन करे वो करो, लेकिन बाप ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एक बार देख ले तो जान ले पापा जी आ गए हैं, है कि नहीं। उसको जो है डर होना चाहिए। भाई पढ़ाई 2 ही माध्यम से होती है, यदि किसी के अंदर डर हो, क्या हो, डर हो प्लस लाज हो। क्या हो, लाज। क्या हो, लाज अर्थात लज्जा। इंसान के अंदर डर है तो भी पगलेगा, अगर लाज शर्म है तब भी पगलेगा। एक इंसान है खुशी से पगता है, किससे पगता है, खुशी से पगता है,
किससे पड़ता है? खुशी से। तो भैया ये खुशी वाला ना बहुत जल्दी सफल होता है, समझ रहे हैं? डर से नहीं, लाज से नहीं, बल्कि खुशी से पढ़िए, सफलता आपको जल्द मिल जाएगी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बाप है भैया। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित, प्रश्न पढ़ें, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक, कौन सा कारक? अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक की विभक्ति है। आप ध्यान दें, अपादान वहां पर होता है जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव होता है, ठीक है? जहां पर एक चीज है उसको, यहां पर ये पेन है, अगर गिरेगी तो नीचे गिर जाएगी तो अलग हो गई, तो जहां पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। आइए हम देखते हैं ए नंबर में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो अब ध्यान दें कि जो वृक्ष कट रहा है वो किसके द्वारा कट रहा है? कुल्हाड़ी के द्वारा कट रहा है। किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा कट रहा है। अर्थात वृक्ष काटने में जो साधन प्रयोग किया गया है वह है कुल्हाड़ी। मैंने आपको बताया कि जहां पर साधन प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर होता है करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक होता है। करण कारक होता है। राइट, करण कारक। मां ने बच्चों को सुलाया, मां ने बच्चों को सुलाया, कर्ता ने कर्म को, यहां पर कर्म कारक हो गया। कौन सा? कर्म कारक हो गया, कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। अब ध्यान दें, बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखो भैया, ई है छत, ई है छत मान लीजिए, इसको छत मान लीजिए। अब छत से जब बिल्ली कूदी तो यहां आके गिर पड़ी, तो इसमें अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? जो अलगाव की स्थिति है वो किसमें होती है? अपादान कारक में होती है। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो विकल्प नंबर सी में अपादान कारक है। राइट, आगे चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक होगा। अब देखो भैया, रुचि भी आ गई है। कौन आ गई है? रुचि। देखो, इंसान कहते हैं ना जिसके अंदर रुचि होती है वो जल्दी सीख जाता है कि नहीं? रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहले ये समझे, वाच्य कितना होता है हिंदी में? हिंदी में कितने वाच्य होते हैं बताएं आप लोग? तो हिंदी में जो वाच्य होता है वो होता है 3। यह स्टेट में आपके ऐसे प्रश्न कर लिए जाते हैं, वाच्य कितने होते हैं? 3। एक तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता तो भाववाच्य होता है। तो इसमें देखेंगे रुचि घर जा रही है, वो इसमें जाने का काम कौन कर रही है? रुचि कर रही है भाई। जब रुचि काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो है कर्ता, कर्ता जहां पर है वो हो गया कर्तृवाच्य। राइट, बहुत सरल प्रश्न आए थे, जो है बस धैर्य के साथ सॉल्व करना था, इसमें हम लोग थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है। छाती फुलाना, कभी कभी इंसान को घमंड हो जाता है, एकदम सीना फुला लेता है, एकदम मुटकौआ बन जाता है कि नहीं? देखो, सांसी जो है छाती फुलाना मुहावरे का जो अर्थ है इसमें कह रहा है कि सांस रुक जाना। भाई सांस रुक जाएगी? ऐसा तो ही नहीं सकता, है कि नहीं? ये बात ये हो गया गलत आपका। रुक जाइए, चेंज करिए इसको। चलिए, अब कह रहा है छाती फुलाना, तो भाई छाती फुलाना का ऑप्शन दिया सांस रुक जाना, ये हो गया आपका गलत हो गया। गर्व करना, ठीक है। दुखी होना, ये भी गलत हो गया। लज्जित होना, ये भी गलत हो गया। तो इसमें कौन सा सही होगा? गर्व करना। गर्व करना यानी छाती फुलाना। इंसान कभी कभी छाती फुला लेता है कि नहीं? नाक फुला लेता है, छाती फुला लेता है, पता नहीं का फुला लेता है, भगवान जाने ना। अब इसमें लिखा है सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ होता है। सितारा, सितारा चमकना। ऑप्शन नंबर 1 भाग्य खराब होना, भाग्योदय होना, भाग्योदय नष्ट होना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया भाग्य खराब होगा तो सितारा चमकेगा नहीं, गलत बात है, ये हो गया ऑप्शन गलत। भाग्योदय होना यानी भाग्य का उदय हो जाता है, अर्थात सितारा
चमक जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, घात लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो भैया घात लगाना, इंसान बड़ा घाती भी हो गया है, घात लगाए रहता है कि नहीं। देखो, घात लगाना मुहावरे का अर्थ है चोट लगाना, धक्का देना, भाग जाना, और एक ऑप्शन होगा मौका ताकना। तो भैया इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा घात लगाना, अर्थात कहते हैं ना कि एकदम मौका तलाश में, मौका देखते ही चौका मार देना है। तो घात लगाना अर्थात क्या करना है, मौका ताकना। यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंह छिपाना। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे जो है हम लोग को मुंह छिपाना पड़े। अच्छा मेहनत करिए, पूरे होशो हवास में रात दिन एक कर दीजिए, है ना, मुंह छिपाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। मुंह छिपाना मुहावरा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर एक सुंदर होना। भाई सुंदर इंसान मुंह कहाँ छिपाएगा, जिसके मुंह में करिखा लगेगा वही नहीं छिपाएगा। लिख रहा है कुरूप होना, भाई जो कुरूपे है तो बात ही अलग है। शान से रहना, क्या करना, शान से रहना। और फिर लिखा है लज्जित होना। मुंह छिपाना अर्थात कोई गलत काम कर दीजिए, कोई गंदा काम कर दीजिए तो आप समाज में सर उठा के जी नहीं सकते हैं, आप बगैर लज्जित हो जाएंगे, बगैर शर्मिंदगी महसूस करेंगे, है कि नहीं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बस मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, लज्जित होना, अर्थात मुंह छिपाने का मतलब हो गया लज्जित होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भैया हिंदी से 100 प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है, अर्थात भैया अड़चन डालना। देखेंगे थोड़ा सा, अड़चन डालना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मदद करना तो होगा नहीं, मदद करेगा तो फिर टांग कहाँ अड़ाएगा आपके काम में, है ना। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को फिर से ताजा कर देता है। ये काम किसमें होता है, महिलाओं में होता है। खुद के जो है पुरानी बातों को ताजा करती रहती हैं ताकि पतिदेव को बार बार गुस्सा आता रहे। इसमें लिखा है गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा मुर्दा दफनाना, भूत से डरना, बात छिपाना, दबी हुई बात फिर से उभारना, गड़े मुर्दा उखाड़ना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। दबी हुई बात फिर से उखाड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात निरक्षर होना, अर्थात जो इसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है उसी को हम लोग निरक्षर कहते हैं। इसको सभी लोग जान रहे हैं। बहुत ही सरल प्रश्न आए थे, ऐसी बात नहीं, कठिन प्रश्न नहीं थे, बस तो अगर ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो है आ जाएंगे। सरल क्वेश्चन है, निरक्षर होना। कह रहा है कलम तोड़ना, कभी कभी कहते हैं ना कि भाई कलम तोड़ दिया है, इतना अच्छा लिखता है कि कलम तोड़ दिया है, बढ़िया लिखना है। इसमें ऑप्शन है अर्थहीन लिखना, दूसरा ऑप्शन है बढ़िया लिखना, तीसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण लिखना, चौथा ऑप्शन है कलम खरीदना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़िया लिखना, अर्थात कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। आपको यही देखना है कि भाई प्रश्न कैसे आते हैं और हमको किस स्तर से जो है जाकर के पढ़ना है, राइट। देखें इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यही आपको देखना है। कह रहा है कि अशुद्ध, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एकदम बहुत ध्यान से, क्योंकि वाक्य है ये। मकड़ी जाला बुन रही है, ये वाक्य सही है। मकड़ी जाला बुन रही है, ये भी साक्ष्य सही है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ये वाक्य भी सही है। चूहे कपड़े कुतर गया, अर्थात चूहा जो है कपड़े को कुतरता है, अर्थात कुतर भी देता है। कह रहा है विधवा बिलाप करके रोने लगी, ये ऑप्शन हो गया मेरा गलत, अर्थात कह रहा अशुद्ध है। तो इन चारों में अशुद्ध कौन सा है, विधवा बिलाप करके रोने लगी। अब कहेंगे सर जी बताइए ये अशुद्ध कहाँ हो गया। अब देखिए ना, विधवा के साथ बिलाप नहीं आता है, विधवा के साथ बिलाप नहीं आता है, अर्थात बिलाप करना और रोना दोनों एक ही है।
ये क्या हो गया, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि रोना बिलाप करना, क्योंकि बिलाप करना ही रोना है, रोना ही बिलाप करना है। तो इसलिए रोना और बिलाप करना दोनों शब्द आने के कारण यह वाक्य अशुद्ध हो गया है। क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। तो शुद्ध कैसे होगा, अब देखिएगा जरा, कह रहा है कि विधवा बिलाप करके रोने लगी। इसमें कह सकता है विधवा अपने पति को याद करके रोने लगी, तब वाक्य सही हो जाता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य शुद्धि से बहुत सारे प्रश्न आए थे। विधवा बिलाप करके रोने लगी, भाई विधवा ही तो बिलाप ही करेगी प्रभु। चलिए अब अगला देखिएगा, इसमें लिखा है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। ध्यान देना है आपको, शुद्ध और अशुद्ध पे थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें कह रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ठीक है भाई, सुननी पड़ी, ये बात सही है एकदम, वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी वाक्य सही है। अब कह रहा है भारत में अनेकों राज्य हैं, ये है गलत। ये हो जाएगा आपका भारत में, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, भारत, भारत में अनेक, क्या होगा, अनेक राज्य हैं। क्या है, राज्य हैं। ये हमारा वाक्य सही होगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेकों जो है ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्योंकि जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम नहीं होता है, क्योंकि अनेक जो है वो स्वयं अपने आप में बहुवचन है। ये जो अनेक है ये अपने आप में बहुवचन है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये वाक्य भी हमारा सही है। अर्थात इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है, ये ध्यान देना है आपको। शुद्ध है और अशुद्ध, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, राइट। क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा अशुद्ध है, यह सुंदरतम साड़ी है। कैसी साड़ी है, यह सुंदरतम साड़ी है। भाई साड़ी सुंदरतम है, सेकंड थर्ड फॉर्म लगा है। कह रहा है कि घातक विष, घातक विष, पहली बात तो यहां अशुद्ध हो गया, क्योंकि विष जो है वो घातक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, घातक नहीं होता है। सुंदर क्या शोभा, सुंदर शोभा। बुरी कुवृष्टि, वृष्टि, वृष्टि भी शब्द गलत है, इसलिए ये आपका जो है अशुद्ध हो गया। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ये भी वाक्य सही है। आज उसके रहस्य का राज खुला, ये भी वाक्य सही है। अर्थात मेरा ये भी सही है, ए नंबर, और हमारा सी नंबर भी सही है, और डी नंबर भी सही है। अर्थात बी नंबर गलत है, अशुद्ध पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, अशुद्ध। तो इसमें हमारा जो है बी नंबर जो है अशुद्ध है, राइट। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्धि आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। वाक्य शुद्धि बड़ा कठिन लोग मानते हैं, लेकिन इसमें अभ्यास करने की जरूरत होती है, और ये बहुत कठिन तो नहीं होता है। थोड़ा सा अभ्यास करते रहेंगे तो जो है सरल हो जाता है, क्योंकि वाक्य शुद्धि जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। चलिए आगे कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, जैसी बात है, रमेश जो है बैल जो है बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, ये वाक्य हमारा सही है। अशुद्ध हमें पता करना है। माँ ने कहानी सुनाई, ये वाक्य भी सही है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, राइट। इस पे हम थोड़ा सा रुकते हैं। फिर लिखा है वे आज मथुरा से आएंगे, ये वाक्य भी सही है। ये वाक्य हमारा जो है सी नंबर गलत है, क्योंकि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, उसके विरोध में मुकदमा चलाया गया। विरुद्ध शब्द गलत होता है, उसके विरुद्ध, विरुद्ध जो शब्द है वह गलत होता है, वह होता है विरोध। अर्थात ऐसे होता है कि उसके विरोध में मुकदमा चलाया गया, तब वाक्य सही हो जाता।
लेकिन विरुद्ध जो है यह है गलत। तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। चलिए इसमें हम आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए कितने वाक्य आए हैं, बहुत सारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वाक्य को बेहतर से बेहतर पढ़ें। अब कह रहा है कच्चे तेल की कीमत घट गया है। अब बताओ, अब इसमें देखिए ना, लिंग वचन संबंधी भी अशुद्धियां आपको देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तेल की कीमत, क्या कच्चे तेल की कीमत, सॉरी कौन सी तेल की कीमत? कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो भैया तेल जो होता है वो कौन सा लिंग है? भैया तेल लगा के स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है ना। लेकिन क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की गई है? पुल्लिंग के अनुसार प्रयोग की गई है। तो इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। इसको शुद्ध कैसे करते? इसको शुद्ध हम ऐसे करते, कच्चे तेल की कीमत जो है घटी गया है, अर्थात घटी गई है, अर्थात घट गई है। तो ये भी सही हो जाता है, घट गई है, घट गई है। अब वाक्य हो गया, शुद्ध हो गया, है कि नहीं। चलिए अब इसमें कह रहा है मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। मनुष्य जो है, कह रहा है कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। पहली बात। अब देखेंगे, अब ये क्या है? ये तो भाई सही बात है, कह रहा है बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। सही बात है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को हम लोग अस्त्र बोलते हैं, और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम लोग शस्त्र बोलते हैं। जैसे क्या है, भाला क्या है? शस्त्र है। बर्छी क्या है? शस्त्र है। बंदूक क्या है? अस्त्र है। क्या है? बंदूक अस्त्र है। ठीक। अब कह रहे हैं आत्मा अमर है। भाई आत्मा मरती ही नहीं है, सही सही बात है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो है अशुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा आपका ए नंबर, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए हाँ देखें, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कौन पदबंध है? ध्यान दें आप लोग। देखिए पदबंध से संबंधी जो है ना, आपके टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न आते रहते हैं, और इसमें भी पूछा गया है। पदबंध बहुत सरल टॉपिक होता है। जैसे कि उसमें आपको देखना है, संज्ञा प्रधान है तो संज्ञा पदबंध, क्रिया प्रधान है तो क्रिया प्रधान पदबंध हो गया, विशेषण है तो विशेषण पदबंध हो गया। अब कह रहा है कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। यह बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? अब देखिए राधा क्या हो गई? कर्ता हो गई। राधा की गुड़िया बहुत क्या है? बहुत जो है आपका प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया ना। तो सुंदर जो है रेखांकित है, तो इसमें सुंदर तो विशेषण है। तो अब देखिए खोजिए ऑप्शन में कहीं विशेषण है। अब विशेषण ऑप्शन नंबर सी है, तो यहां पर विशेषण पदबंध राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे विशेषण पदबंध हो गया। अब हो गया 37 नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं। इसमें कह रहा है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर, थोड़ा छोटा करना होगा, कह रहा है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से, रुको भाई, कह रहा कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाई क्या कहते हैं? आप लोग बताएं क्या कहते हैं, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखेंगे उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप पदबंध कहेंगे,
क्योंकि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर आपस में संबंध होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं, वो अर्थ देता है आपका पदबंध का। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट कर आया। इसमें देखें, छोटा छोटा करिए भाई। देखिएगा, इस वाक्य को बढ़िया से पढ़िएगा। इस प्रश्न को लिखा है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो यहां पे जो किसान है वो क्या है? संज्ञा है। किसान क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, उसमें सोचना ही नहीं है, सीधा मारो संज्ञा पदबंध, आपका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा पदबंध। अब क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, इस वाक्य में कौन पदबंध है? शेर की तरह कह रहा है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, तुम क्यों कांप रहे हो। अब ध्यान दें, यहां पे क्या है? तुम कौन? कोई नाम होगा, जो भी मोहन सोहन है ना, कि उसका नाम होगा। तुम क्यों कांप रहे, तुम अर्थात कोई उसका नाम होगा, है कि नहीं। तो तुम जो शब्द है ये क्या है? तुम जो है इस सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हिंदी में सर्वनाम कितने, तो आपको बताना है 6। अगर पूछे सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको बताना है 11। ठीक है, प्रकार 6 और होते हैं 11। राइट, चलिए तो इसमें ऑप्शन कौन मारिएगा? इसमें सर्वनाम पदबंध मार दीजिएगा। राइट, आगे चलिए। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। वह, ध्यान दें, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? वह कौन? रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो जो वह है, कह रहा है कि वह कौन सा पदबंध है, तो आपको बताना है अव्यच्य पदबंध। ये कोनो पदबंध नहीं होता है, ये तो गलत है। फिर सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो आपको बता देना है सर्वनाम पदबंध। तो वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, इस वाक्य में जो है आपका हो गया सर्वनाम पदबंध। क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। आगे चलें। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाक्य है? कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? वाक्य है, यहां पे वाक्य लिख दिया, लेकिन होना चाहिए वाच्य। क्या होना चाहिए? वाच्य होना चाहिए। भाई जैसी बात है, कर्म की प्रधानता है, ध्यान देना आप लोग जरा, वाच्य में यहाँ पे ये वाक्य लिख दिया है, जबकि वाक्य नहीं बल्कि वाच्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाच्य होना चाहिए। टाइपिंग गलती हो जाती है। तो देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान दें, देखो, कर्म की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य होता है। और वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। राइट, आगे चलते हैं। मोहन चित्र बनाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब देखना, कह रहा है मोहन चित्र बनाता है। देखिए, वाच्य जो होता है बहुत सरल टॉपिक होता है। अब जीएस सी बात है कि कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। अब इसमें देखें, मोहन चित्र बनाता है, तो चित्र बनाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन कौन है? कर्ता है। तो जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर कर्तृवाच्य होगा। राइट, आगे चलते हैं। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कराए
मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? क्रिया किसके अनुसार है? तो भाई किसके अनुसार क्रिया है? कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार कि भाव के अनुसार है? तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। जो यहाँ पे बातें हैं, क्या है? बातें। बात जो कर्म है यहाँ पर, तो बात सुनी नहीं जाती, उसके बाद क्रिया आ गया है, तो जैसी बात है यह है कर्म। तो कर्म कहाँ है? विकल्प नंबर ए। तो इसमें आप मारेंगे विकल्प नंबर ए, राइट। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? ये देखेंगे नहीं है। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो भाई जैसी बात है कि क्या कह रहा है? कर्मवाच्य नहीं है। तो मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो भाई जहां पर द्वारा लग जाता है, देखिए जहां पर से और द्वारा जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है, राइट। पूनम ने अपने बारे में बताया, अपने बारे में बताया, तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि अपने बारे में बताया है, कर्तृवाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब देखेंगे कर्मवाच्य नहीं है, तो भाई पूनम ने अपने बारे में, यहाँ पे कह रहा है कि पूनम ने अपने बारे में बताया, तो ये हो जाएगा आपका जो है, क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कराए, उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि अब मैंने कहा कि कर्मवाच्य में बदलने के लिए से द्वारा लग जाए। तो देखो किसी वाक्य में द्वारा है, तो द्वारा दिख गया, तो वही सीधे सीधे बी नंबर ऑप्शन सही कर दो। क्या कर दो? बी नंबर ऑप्शन सही कर दो, बस। आगे चलेंगे। अब कह रहा है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए वाक्य बहुत प्रश्न पूछा गया, वाक्य से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, बी नंबर हो गया। सी नंबर में हो गया, मैं किताब पढ़ा हूं, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो आप देखिए इसमें लिखा मैंने अपनी किताब, इसमें क्या करना है? इसमें कह रहा है कि शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। तो इसमें भैया जो शुद्ध है वो है मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। विकल्प नंबर ए इज द राइट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप देखेंगे विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। शुद्ध आपको बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। विद्यार्थियों ने, ये तो भाई गलत है। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, गलत है। वह लड़की को बुलाओ, वह लड़की को बुलाओ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। मैंने गाने का अभ्यास करा है, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, वह दंड देने के योग्य है। किसके योग्य है? दंड देने के योग्य है। भाई दंड दिया नहीं जाता, दंड को पाया जाता है, वह दंड पाने योग्य है, ऐसे कर सकते थे। तो भाई गाने का जो है अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? गाने का अभ्यास। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, तो गाने का अभ्यास किया जाता है, राइट हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन। 48 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य से बहुत सारे प्रश्न आए थे, वाक्य को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो यस टेट टीजीटी के लिए हुआ था उसमें जो है व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो इसमें ऑप्शन ए है कृपया आप ही यह बताएं। पहला ऑप्शन कृपया आप ही यह बताएं, क्या यह सही है? देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, क्या यह वाक्य सही है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, क्या यह वाक्य सही है? देरी ना करना, अगर देखा जाए तो देरी नहीं होगा, इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? देर ना करना, तब ये शुद्ध होता, अर्थात ये भी अशुद्ध है।
उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि उसे मृत्यु दंड मिली तो सजा जो है लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर शुद्ध करना है तो देश की वर्तमान मौजूदा स्थिति, यहाँ पे क्या होगा, स्थिति, स्थिति, स्थिति अच्छी नहीं है। यदि अवस्था के स्थान पे स्थिति प्रयोग किया जाता तब हमारा ये वाक्य सही हो जाता है। ऐसी अवस्था में यह भी हमारा वाक्य अशुद्ध है। तो अब देखते हैं, तो कृपया आप ही यह बताएं, यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। ओके, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यही आपको बताना है कि भाई निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध पर आप जाइएगा। पहले कह रहा है, आप देखेंगे, मोहन को लड़की हुआ है। ये वाक्य गलत हुआ, क्योंकि मोहन को लड़की हुआ है नहीं, मोहन को लड़की हुई है होता, तब वाक्य हमारा शुद्ध होता, अर्थात यह वाक्य भी अशुद्ध है। बिजली का आविष्कार किसने किया, तो यह आविष्कार भी गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। कोई काम में शीघ्रता ना करें, यह वाक्य भी हमारा गलत है। तालाब में छोटा सा मंदिर है, यह वाक्य हमारा सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है। 50 नंबर कहता है, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। हमें मिश्र वाक्य जानना है। आप जानते हैं कि जो वाक्य होता है अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, जिसमें से एक तो हमारा सरल वाक्य हो जाता है, दूसरा हमारा मिश्र वाक्य हो गया और तीसरा हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है हमें मिश्र वाक्य छांटना है। कैसा वाक्य छांटना है, मिश्र वाक्य छांटना है। मिश्र वाक्य की पहचान है जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, एक वाक्य हो गया तुम महान हो, दूसरा हो गया सच बोलते हो। तो तुम महान हो, सच बोलते हो, पर क्या है, आश्रित है। क्या है, आश्रित है, जिसके कारण इसमें कौन सा वाक्य है, ये यही मिश्र वाक्य है और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। रोगी को उल्टी हो गई, तो यह हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। वह चलने का प्रयास कर रहा था, यह भी हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि आंसर जो हमारा ए है इज द राइट आंसर यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। इसमें कह रहा है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए ऑप्शन क्या शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, बी ऑप्शन क्या शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, सी ऑप्शन क्या 4 भेद होते हैं, डी ऑप्शन क्या 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों जो शब्द शक्तियाँ होती हैं वो हम होती हैं कितनी, 3। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं, 3 होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 1 क्या, अभिधा, क्या, अभिधा। नंबर 2 व्यंजना, व्यंजना। नंबर 3 लक्षणा। अविधा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्तियां यही हमारी 3 होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, शब्द व्यंजक हैं तो उसके अर्थ क्या कहलाएंगे। शब्द जहां पर व्यंजक है तो उसके जो अर्थ होते हैं वो व्यंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंग कहलाते हैं, राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है। तो आप जानते हैं क्या इसमें शाब्दी व्यंजना है, क्या अर्थी व्यंजना है, या फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है। कौन सा व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है। तब देखिए आगे चलते हैं। 54 नंबर में कह रहा है कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ
प्रकट होता है। तो भाई लक्षणा में क्या होता है अन्य अर्थ, क्या अभिधा में होता है अन्य अर्थ, क्या व्यंजना में होता है, क्या छंद में होता है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा व्यंजना है इसमें जो है शब्द शक्ति का अन्य अर्थ प्रकट होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दुबला पतला लड़का, दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा, क्या कहा, दारा सिंह कहा, दारा सिंह कहा, तो यहां कौन सी शब्द शक्ति प्रकट हुई है, कौन सी शब्द शक्ति प्रकट हुई है। भाई पतले दुबले लड़के को आप दारा सिंह कहेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप व्यंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं ना उस पे। तब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या ए रस सही होगा, क्या वी अलंकार सही होगा, क्या सी अभिधा सही होगा, क्या सी व्यंजना सही होगा। तो आप भैया जान लीजिएगा इसमें आपका आंसर नंबर डी व्यंजना शब्द शक्ति, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, क्या शब्दालंकार है, क्या अर्थालंकार है, क्या उभयालंकार है, या फिर क्या इनमें से कोई नहीं है। तो सुमनों की मुस्कान आप जानते हैं किसमें कौन सा अलंकार है, तो यहां पर देखा जाए तो अर्थालंकार है। सुमनों की मुस्कान में आपका अर्थालंकार होगा, अर्थात यहां पर बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अर्थालंकार है। काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारक रमणीयता और चमत्कार हो, रमणीयता और चमत्कार हो, क्या हो, चमत्कार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। कह रहा है कि काव्य में जहां शब्द, क्या, जहां शब्द शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में चमत्कार हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका उभय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है, यानी शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा जहां पर काव्य में चमत्कार होता है वहां पर उभय अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है, हाँ कह रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, क्या ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी क्या उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी क्या यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी क्या रूपक अलंकार है। तो यही आपको बताना है कौन सा विकल्प है, जल्दी जल्दी आप लोग चूज करें। और यहां पर देखें, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी एक ही शब्द, किसी वाक्य में एक ही शब्द आए और वहां पर उस शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक हों, एक से अधिक हों, तो अर्थात वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पर जो पानी है, ये जो पानी है, पानी के तीन अर्थ हैं, एक तो मोती के अर्थ में, दूसरा मनुष्य के अर्थ में, तीसरा चूने के अर्थ में। ये पानी जब चूने में सूख जाता है तो चूने की वैल्यू जो होती है जीरो हो जाती है, उसकी जो वैल्यू जीरो हो जाती है, अर्थात चूना खत्म हो जाता है जब उसके पानी नहीं रहते। मनुष्य में यदि लज्जा ना हो तो लज्जा रूपी पानी नहीं है तो मनुष्य बेकार है, और मोतियों में चमक ना हो तब वो भी क्या है, खत्म है। इस प्रकार इस पानी का अर्थ मोती, मनुष्य और चून तीनों अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार है। चलिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करना। यहां पे देख लीजिए इतना सरल प्रश्न दे दिया है, क्या बताएं, संशय, संशय का मतलब होगा संदेह, तो अर्थात उपमेय में उपमान के कारण अर्थात संशय पैदा हो तो वहां पर जो अलंकार होता है वह आपका संदेह अलंकार होता है। भाई संदेह हो गया, संशय हो गया, इसलिए संदेह अलंकार, डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर आंसर क्या कहता है, कह रहा है बिगड़ी बात बने नहीं, यानी बिगड़ा हुआ बात जो है वो बनता नहीं है।
लाख करे किन कोई, लाख कितना भी कोई उपाय क्यों ना कर ले। रहीम दास कह रहे हैं कि रहीमन फाटे दूध का माथे ना माखन होए। अब बताइए, रहीम दास कहते हैं यदि दूध फट जाता है तो मक्खन आपके हाथ में नहीं लगने वाला है। अब बताइए, बात का बिगड़ना और लाख समझाना और दूध से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये वाक्य दूसरा हो गया, इसका भावार्थ दूसरा हो गया और इसका भावार्थ दूसरा हो गया। अब क्या है, इन दोनों में क्या है? हाँ, ये बता रहा है, ये आपको दृष्टांत दे रहा है, दृष्टांतों में समझा रहा है। इस प्रकार इसका शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टांत क्या हो जाएगा? दृष्टांत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है खोले जू किवार तुमको ही एती बाट हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार पहचानिए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो भैया इसमें अलंकार जो पहचानना होगा, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए छेकानुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी लाटानुप्रास, ऑप्शन नंबर सी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी क्या श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। अच्छा, वक्रोक्ति अलंकार होता कहाँ है? जहाँ पर कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे हरि, हरि जो है वक्रोक्ति का मुख्य पद माना जाए। हरि मीन्स बंदर होता है। हरि मीन्स यहाँ पर हो गया आपका कृष्ण जी हो गए। कौन हो गए? कृष्ण जी भी हो गए। यहाँ पर राधा जो है दरवाजा बंद करके अंदर बैठी है, तो कहते हैं मैं हरि प्रिय राधा। तो कहता है कि जब तुम हरि हो अर्थात बंदर हो तो तुमको यहाँ क्या काम है, तुम जाओ कहीं बगीचे में बैठो खेलो। इसलिए यहाँ पर कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और समझ लिया जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या वस्त्र होता है, क्या वर्ग होता है, क्या आभूषण होता है, क्या विशिष्ट होता है? तो आप सभी जानते हैं कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आभूषण। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो जो रघुपति राघव राजा राम है उसमें कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने, क्या विप्सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या अनुप्रास अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या पुनरुक्ति अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या विरोधाभास अलंकार होगा? हाँ जी मित्रों, ध्यान दें, यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार होगा। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों होगा? अनुप्रास अलंकार की पहचान है किसी भी वाक्य में यदि किसी भी वर्ग का दो या दो से अधिक बार जो है उसका आ जाए वाक्य में, अर्थात आवृत्ति हो, वृत्ति हो, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, रघुपत में रा है, राघव में रा है, राजा राम में रा है और राम में भी रा है, अर्थात रा रा की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आपको बताना है। कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, इसमें क्या अन्योक्ति अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है, या फिर आपका उपमा अलंकार है? आप लोग सोचें और बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करें। आप देखेंगेगा यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही वाक्य में दो शब्द आए। एक वाक्य में जो भी शब्द आता है दो बार आता है, किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग अर्थ में हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे काली घटा में जो घटा है अर्थात ये बादल के रूप में घटा, यानी काली घटा यानी काले बादल के रूप में है। घमंड घटा अर्थात यहाँ पर अहंकार घटा है, इसलिए यहाँ बादल के रूप में घटा है, यहाँ घमंड के रूप में कम होना घटा है, अर्थात दो बार घटा घटा शब्द आने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ओके, ठीक है। चलिए
बात समझ में आया? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते रहिए ध्यान देने से। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो आप सभी जानते हैं, एक मयानों में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ऑप्शन नंबर बताएं, क्या ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या प्रश्न अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या अनुप्रास अलंकार होगा। आप लोग बताना है इसमें एक मयान दो तलवारों में जो है कौन सा अलंकार है, बताइए आप लोग। तो इसमें आपको बताना है कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ए इज द राइट आंसर, दृष्टांत अलंकार, क्योंकि दृष्टांतों में बात कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है हाँ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप सब इसका सही और जो राइट आंसर होगा वो रूपक अलंकार होगा। ये तुलसीदास की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है। और इसमें कहा गया कि उदित उदय गिरि मंच पर, गिरि रूपी पर्वत पर अर्थात उदय गिरि रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल पतंग अर्थात राम रूपी बाल पतंग, संत रूपी समाज में पुष्प रूपी संत अपना प्रफुल्लित हो रहे हैं और सभी का मन जो है हर्षायित कर रहे हैं। हर्ष से लोचन भंग अर्थात हर्ष से सभी के लोचन अर्थात नेत्र जो है अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो जा रहे हैं। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे सी रूपक अलंकार है। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रेशमी कलम से भाग्य लेश लिखने वालों कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें भैया भी इसमें भी आपका जो है रूपक अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रूपक अलंकार है तो आपको बताना है कि रूपक अलंकार किसमें है। ठीक है, रूपक अलंकार किसमें है। ऑप्शन नंबर ए, क्या विमल वाणी ने बीड़ा ली, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि विमल में वा एक बार, वाणी में वा नियम ही है कि जहाँ पर एक वाक्य में बार बार किसी वर्ग की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर आपका यमक हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, यमक हो गया। माया दीपक नर पतंग, यानी माया रूपी दीपक नर रूपी पतंग अर्थात उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें जो है आपका जो डी है, सीता का मुख मानो, जहाँ पे मानु मानव जनु जानव जनहु आ जाए वहाँ पर आंख मून करके आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसका में सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कंज कली कलिका लतान सिरसारी हैं में कौन सा अलंकार है। तो भैया कंज रूपी कली कलिका होने के कारण रूपक अलंकार भी है इसमें। कौन सा, रूपक भी है। कौन सा, रूपक भी है ना। और इसमें का और का की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास भी है, अर्थात इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सब प्राणियों के, क्या कह रहा है, सब प्राणियों के मत मयो मयूर मनोमयूर, सब प्राणियों के मत मनोमयूर
आहा नचा रहा है कौन सा अलंकार है। तो आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्या यमक अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, या इनमें से कोई नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है अभेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। रूपक का मतलब सीधे सीधा किसी बात को कह दिया जाए, भेद रहित आरोप लगा दिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पिया सो कह्यूं संदेशरा हे भौरा हे काग सो धन बिरह जरी मुई तिही धुआं हम लाग। इसमें कौन सा अलंकार है, तो यही आपको बता देना है कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है। शोधनी, अब देखिएगा जरा थोड़ा सा जूम करिए, इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर मैंने कहा मनु मानव जनु जानो जनु ये सब शब्द आ जाता है, वहाँ पर जो है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे तैसे ये सब दिखाई दे रहा है, तो आपको सीधा सीधा जो है आपको मार देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मार देना है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपका जो है अगला प्रश्न कह रहा है झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जहाँ पे मनु मानव जनु जानो हो आ जाए वहाँ पर आपको बार बार बताते चल रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न बोर्ड को नहीं बनाना चाहिए, इतना इजी प्रश्न जो है बना दिया गया है ना, खिलवाड़ किया गया है जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ। कह रहा है कि इसमें बता रहा है कि फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन बन फूली रहे तारे मानो मोती आगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने कितनी बार कहा आप लोगों को, जहाँ पर मानु मानव मानव जनु जानव जनऊ आ जाए, अर्थात देखो मानो जानो जानू जनहु आ जाए, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार आँख मूंद के मार देना है। ठीक है, उत्प्रेक्षा से बहुत सारे प्रश्न थे, वो बहुत सारा प्रश्न आया है, इसलिए जो है इसमें अलंकार को जो है बढ़िया से हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे आपके यूट्यूब चैनल में फ्री में, जो है कि एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग देखते ही चुटकियों में जो है ना तुरंत पहचान लेंगे कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है, इसमें कह रहा नित ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना है। तो ये भी जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है और दूसरा अलंकार इसमें नहीं हो सकता है, दूसरा अलंकार नहीं हो सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, बैन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है भैया ये विरोधाभास अलंकार आ गया है आपका, क्योंकि भाई इसमें हर काम विपरीत तरीके से किया जा रहा है और विपरीत ही काम बताया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विरोधाभास अलंकार हो गया। अब देखिए बिहारी की पंक्ति है, बिहारी की पंक्तियों में विरोधाभास तो रहता ही है ना। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूगे बूगे तिरे जे बूगे सब अंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको बता देना है भाई इस पंक्ति में जो है विरोधाभास अलंकार है। इसमें ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, कह रहा है पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए जरा। देखिए इसको छोटा बच्चा भी कर लेगा। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पत्थर है तो मुलायम कैसा है कि नहीं, पत्थर तो मुलायम हो ही नहीं सकता, इसलिए इन दोनों में विरोध है। क्या है, विरोध है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत। बताइए गोदावरी नदी अमृत रूपी फल कैसे दे सकती है, अर्थात इसमें भी जब है विरोधाभास अलंकार है। खूब विरोधाभास पूछा है हो, एक नंबर विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। उससे हारी होंग लगाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। क्या श्लेष अलंकार है, क्या विरोधाभास अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, क्या यमक अलंकार है, यही आपको इसमें बता देना है। इसमें भी आपका विरोधाभास अलंकार है। खूब विरोधाभास है, विरोधाभासी का
रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 81। छिद धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छिद धातु का शाब्दिक अर्थ होता है वो ढकना भी होता है, आच्छादित करना भी होता है, अर्थात आ और बा दोनों। यहाँ पर सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा जिन वर्गों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? भाई अल्प समय लगेगा तो उसे हम ह्रस्व कहेंगे। देखिए इसे क्या कहेंगे? अल्प। ए इज द राइट आंसर। जैसे छोटा आ है ये अल्प है, अल्प समय यानी एक मात्रा का समय लगेगा। दो मात्रा का समय लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे बड़ा आ कर दीजिए। पुलुत क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे आपका हो गया ओम हो गया, है ना? ऐसे तो पुलुत अर्थात दो मात्रा से अधिक समय लगता है तो उसे हम पुलुत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जरा छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो विराम स्थल को भाई यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं। यति कहा जाता है। चंचल शब्द में जो चन है वर्ग में कौन सी मात्रा है? तो भाई इसमें दीर्घ है। इसमें क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। तो दीर्घ कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं। भगंग में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं? तो भाई एक गुरु दो लघु होते हैं, है ना? एक गुरु दो लघु होते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक गुरु दो लघु होते हैं। चलिए अब देखिए 86 में देखेंगे। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ग होते हैं उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे चौपाई कहा जाता है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि चौपाई में जो है 16 मात्रा होती है। कितनी होती है? 16 मात्रा होती है। अब जो है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा ये आ और बा देख लीजिए। और इसमें डी ऑप्शन दिया है जो है आ और बा, और ये आपके दोनों यहाँ पे मार दीजिए ऑप्शन में। रुक जाइए थोड़ा सा। आ और बा आप दोनों जो है ऑप्शन में मार दीजिए। यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 11 वर्ग उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ग होता है और इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ग होता है। ठीक है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में जो है 11 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये हो गया। चलिए कवित्त वर्ग छंद में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 31 होते हैं। देखना ही नहीं है, बस यही देखना विकल्प किसमें है। तो क्या 11 होते हैं? 11 क्या 24 होते हैं? क्या 31 होते हैं? क्या 41 होते हैं? आप जानते हैं कि 11 रुक जाइए 11 और 13 की यत से आपका क्या बनता है? सोरठा बनता है। क्या बनता है? सोरठा बनता है। और 13 11 की यत से दोहा बनता है। क्या बनता है? दोहा बनता है। 31 से जो है कवित्त छंद बनता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब यही आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें जो पंक्ति दिया हुआ है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जहाँ पर 12 होता है वहाँ पर कौन सा छंद होता है? अब इसमें भी 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका 12 क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो मालिनी में कितने वर्ग होते हैं ये भी आपको देखना है। रुक जाइए। मालिनी जो छंद है वो कितना वर्ग होता है? तो यही देखना है। जो मालिनी होता है तो 15 वर्ग होता है। क्या होता है? 15 वर्ग होता है। और सवैया में जो है आपका 22 से लेकर के 26
वर्ग के बीच में होता है, वर्ग होता है। 22 से 26 वर्ग यदि मिलते हैं तो सबैया हो जाता है। और वंशस्थ जो होता है अर्थात वो 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। और द्रुत विलंबित नहीं, वंशस्थ 11 होता है, द्रुत विलंबित क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप देखेंगे इसमें जो है, रुक जाइए, द्रुत विलंबित आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रुको, देखिए इसमें कह रहा है वसंत, तिलका, मंदा, क्रांता, सबैया, उपेंद्र, वज्रा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आप देखिएगा इसमें ए है वसंत, तिलका, मंदा, क्रांता और सबैया, उपेंद्र, वज्रा। इसमें देख लीजिएगा जरा कि इसमें वसंत तिलका जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 वर्ग जहाँ पर होता है वो वसंत तिलका होता है। क्या होता है? 14 वर्ग। वसंत तिलका में ध्यान देंगे कि 14 वर्ग होता है। ठीक, आगे चलते हैं। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? तो भुजंग प्रयाति यहाँ पे बताना है आपको कि क्या ये मात्रिक छंद है, क्या सममात्रिक छंद है, क्या मुक्तक छंद है, क्या वर्गिक छंद है। तो आप यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का वार्गिक छंद है। भुजंग जो प्रयाति है ये वार्गिक छंद की श्रेणी में आता है। ओके, चलेंगे और आगे चलिए। काव्य गुण क्या है? काव्य के सौंदर्य और अव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व क्या काव्य गुण होते हैं? तो यही राइट आंसर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वही गुण बढ़ाता है आपका काव्य का। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि मम्मट जी हैं। काव्य प्रकाश को किसने लिखा है? तो मम्मट जी ने लिखा है। मम्मट जी काव्य प्रकाश लिखे हैं। चलिए, इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिपी हुई है अवन और अंबर तल में। इसमें कौन सा काव्य गुण होगा? कौन सा जो है इस पंक्ति में कौन सा गुण होगा? तो आप सभी जानते हैं इसमें जो है आपका प्रसाद गुण होगा। कौन सा होगा? प्रसाद गुण इज द राइट आंसर। चलिए, करा के भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं। तो भरत मुनि ने जो है काव्य गुण जो माना है वो प्रसाद माना है। क्या माना है? प्रसाद माना, समता माना, समाधि माना। तो प्रसाद को माना है। ठीक है, क्या प्रसाद, समता, समाधि नहीं, इनमें से कोई नहीं मान लिया है। ये प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद गुण होता है। तो इनमें से किसी को जो है भरत मुनि आपके नहीं मानते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार जो सूत्रवृत्ति है आचार्य वामन का है या फिर दंडी का है या फिर आचार्य भामा का है या अभिनव गुप्त का है? आपको सभी आंसर बताना है। आचार्य वामन ने जो है सूत्रवृत्ति लिखा है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसने लिखा है? तो आपको बताना है आचार्य वामन जी ने लिखा है। चलिए आगे, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिनव गुप्त एक ऐसे कवि हैं जो है आपके काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं जिन्होंने 9 रस माना है। कितना रस माना है? 9 रस माना है। और 9वां जो रस है वो शांत रस को माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इह काल, अली कली ही से बंधो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा क्या पूछा है? वो अलंकार पूछा होगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछ लिया है। ध्यान दें, रस कितने होते हैं हिंदी में? तो आपको 9 ही बताना है कि 11 बताना है। अगर पूछेगा अभिनव गुप्त कितने माने हैं तब आपको 9 बताना है। पूरा पूछ लेगा कि रस कितने होते हैं तो आपको जो है 11 ही बताना होगा। तो वही कह रहे हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इह काल। यानी यहाँ पे राजा जयसिंह के ऊपर जो है बिहारी लाल ने एक तीखा व्यंग किया है। ये बिहारी की पंक्ति है। इसमें बताया गया है कि हे जो है पुष्प रूपी, हे भंवरा रूपी राजा, पुष्प रूपी कली को तुम क्या कर रहे हो? जो रसपान कर रहे हो। ऐसी अवस्था में जब आपकी गति गड़बड़ा गई है तो आगे चल के क्या होगा? क्योंकि ये छोटी रानी जिसके चक्कर में आपने पूरा राज्य साम्राज्य की वैभव नीति को आपने गड़बड़ा करके आप भोग वासना में लिप्त हैं,
है ना। तो इस प्रकार राज्य का विकास नहीं हो सकता। अर्थात एक प्रकार से यहाँ पर इशारा कहीं और निगाहें कहीं के रूप में बातचीत की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रृंगार रस का उदय हुआ है। किसका उदय हुआ है, श्रृंगार रस का उदय हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सब जानते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। तो शोक ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आई जाइए 99 नंबर पर। वीरों का कैसा हो वसंत उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है। तो इसमें भाई आपका वीर रस की प्रधानता है। किसका प्रधानता है, वीर रस, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपके सामने आंसर है 4। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या भयानक रस का स्थायी भाव हास्य होता है, क्या उत्साह होता है, क्या भय होता है, क्या जुगुप्सा होता है। आपको बताना है भयानक रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है भय, यानी सी इज द राइट आंसर। हाँ जी मित्रों, तो आज की ये कक्षा जो है समाप्त होती है। यहाँ पर जो हमने आपके बीच में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए थे, ये यस टेट के सभी पूछे हुए प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में क्षमता रखने वाले और बड़े गहराई के साथ पूछे गए जो भी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो इसी के माध्यम से और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है, और ज़्यादा बहुत डीपली यहाँ पे प्रश्न नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग एकदम मेहनत के साथ और तन्मयता और लीनता के साथ पढ़ते रहेंगे। और इसका ये आपका टीजीटी का रहा, पीजीटी का भी यूट्यूब पर उपस्थित है, आप उसको देख सकते हैं। तो इससे यह पता चलेगा, इससे अंदाज़ा चलेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए आप सबको जो है शुभ रात्रि, राधे राधे, जय कृष्ण।